हम लोग नए साल आने पर खुशियां मनाते हैं, सोचते हैं बीता साल जैसा भी गया हो लेकिन ये आने वाला साल हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा और तरक्की करेगा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल की खुशी मना रही थी, वहीं दुनिया के एक कोने में तबाही मची हुई थी। बात है 1 जनवरी 2024 की। जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का भयानक भूकंप आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये कोई इकलौता भूकंप नहीं था, सिर्फ एक दिन में इसके साथ 155 से भी ज्यादा भूकंप हमें देखने को मिले। वजह से समुद्र में 1 मीटर से भी ऊंची लहरें उठी और जाकर जापान के वेस्ट कोस्ट पर लगी और एक बड़ी सुनामी की वार्निंग इशू कर दी गई। और बाद में इस वार्निंग को डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन ये अर्थक्वेक ही डजन्स ऑफ बिल्डिंग को तबाह कर चुका था और तकरीबन 55 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। जापान में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया। इस अर्थक्वेक की लोकेशन थी जापान का ये जो नोटो पेनिसुला का रीजन है। यहाँ पर पेनिसुला का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जिसके तीनों तरफ पानी हो। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ पर मौजूद था। इसके वेस्ट साइड में है सी ऑफ जापान। ये जापान की राजधानी टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी टोक्यो तक में इस अर्थक्वेक को फील किया गया। यहाँ जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा कहते हैं कि ये जंग टाइम के अगेंस्ट है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और जितनी जल्दी हो सकता है हम सभी लोगों को सेफली वहाँ से बाहर निकालेंगे। पहला दिन अभी खत्म ही नहीं हुआ था और 2 जैन को एक और हादसा यहाँ देखने को मिला। जापान एयरलाइन का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से टकरा जाता है और दोनों प्लेन आग की लपेट में आ जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हो रहा था और ये जो दूसरा प्लेन है इसमें फंसे सभी पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस कोस्ट गार्ड वाले हवाई जहाज में बैठे 6 में से 5 पैसेंजर्स की जान चली गई। सिर्फ एक इकलौते पायलट ही यहाँ बच पाए। नया साल शुरू हुआ और शुरू के 2 दिन में ही जापान यहाँ इतना कुछ देख चुका था। अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामी क्यों हमें देखने को मिलती हैं, और दूसरा इतने भयानक भूकंप से जापान खुद को कैसे बचा पाता है, क्योंकि आज जापान में डेथ रेट 100 से भी कम है। अगर ऐसा ही भूकंप हमें किसी और देश में देखने को मिलता तो ना जाने कितने हजारों लोगों की जान चली जाती। चलिए समझते हैं जापान की प्लानिंग्स के बारे में। अगर आप इस नक्शे को देखोगे तो आपको 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स दिखेंगी। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? देखिए, धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ की क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और जापान देश की खास बात यह है कि ये एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक देखे जाने का। अब यह पैसिफिक प्लेट की अपनी खास बात है क्योंकि हमें पैसिफिक प्लेट में ही सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इसीलिए पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी हमें यही देखने को मिलते हैं। और सेम बात बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो देश इनकी बाउंड्रीज पर मौजूद हैं, वहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है अर्थक्वेक की। अगर आप इंडिया के ऊपर की बाउंड्री देखोगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री देखोगे, ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती है जहाँ हिमालय की पहाड़ियां हैं। इसीलिए नेपाल में बड़े भयानक अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो भूकंप आते हैं दिल्ली या दिल्ली के आसपास के रीजन में, उनका
एपिसेंटर मोस्टली केसेस में इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही होता है। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन से, जहाँ रेयरली ही कोई अर्थक्वेक देखने को हमें मिलता है। आपने क्या कभी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में इतना भयानक अर्थक्वेक आया? ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई अर्थक्वेक आते नहीं है, लेकिन जो टेक्टोनिक प्लेट्स है इनके बीच में जो रीजन सिचुएटेड है वहाँ अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और जो अर्थक्वेक आते भी हैं वो इतने भयानक नहीं होते। और इनके पीछे का कारण ये है कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। कई बार जब ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उनका असर ये छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी पड़ता है। लेकिन ये मेन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से किस तरीके से टकराती है उस बेस पर अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बन सकती है, जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री जब एक प्लेट टकराकर दूसरी के नीचे घुस जाती है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब पैरेलल दो प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। इसमें से कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्री में सबसे भयानक अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और जो ये पैसिफिक प्लेट है इसकी बाउंड्री एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइप के कोलिजन में जब एक प्लेट दूसरे से टकराती है तो वो बिल्कुल ही दूसरे के नीचे घुस जाती है, मेंटल के अंदर चली जाती है। और जब ऐसा होता है तो समुंदर के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है जिसे हम ट्रेंच कहते हैं। समुंदर के अंदर ये ट्रेंच समुंदर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। अपने आसपास के सी बेड से ये 3 से 4 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। समुंदर के अंदर धरती का जो डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। मैरियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है समुंदर का। मैरियाना ट्रेंच के बारे में तो शायद कभी ना कभी आपने सुना जरूर होगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, वो ये कि जापान देश के बगल में ही एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समुद्र 8.4 किलोमीटर डीप है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इतने गहरे समुद्र के इतने पास लोकेटेड हैं। इस नक्शे को देखिए, ये नक्शा आपको दिखाता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर समुद्र की डेप्थ कितनी है। जितनी लाइट कलर उतनी ही कम डेप्थ, और जितनी डार्क कलर उतना ही ज्यादा गहरा है समुद्र। ज्यादातर देशों के आसपास देखो, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है, साउथ अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है लाइट कलर में मौजूद है। लेकिन जूम करके अब आप जापान के पास देखो, जापान के बिल्कुल राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है, और यहाँ पर ही है जापान ट्रेंच, और इसी के ऊपर से ही गुजरती है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ही यहाँ इतने भयानक भूकंप आते हैं। यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनोज की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है, और इसी की वजह से ही अगर सुनामी कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो जापान में ही देखने को मिलती है। जापान की कोस्ट लाइन इस ट्रेंच के बहुत नजदीक है। इसका ये मतलब है कि सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और लोगों को वार्निंग देने के लिए भी जापान के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। और सिर्फ इसी रीजन से जापान को सुनामी से भी सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और ये जो सुनामी शब्द आज आप सुनते हो ये जापानीज भाषा से ही आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हर्बर और नामी का मतलब है वेव, यानी हर्बर वेव। हर्बर का मतलब हिंदी में एक बंदरगाह हो गया, क्योंकि जापान में ही हमें इतनी सुनामी देखने को मिली, और जैसे ही सुनामी की खबरें पॉपुलर हुई तो ये सुनामी शब्द भी पॉपुलर हो गया, और वहीं से ही लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही हमें देखने को मिलते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यही मौजूद हैं। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है तो जापान हमेशा से एक डेंजर जोन में रहा है, और शायद इसी की वजह से ही जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक और सुनामी के डिजास्टर के डैमेज को कंट्रोल रखने में। अब जापान यहाँ इसे कंट्रोल में कैसे रख रहा है? देखिए, जापान में अगर कोई बिल्डिंग बनाने जा रहा है तो उसे बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। यहाँ 3 स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। इसमें सबसे लोएस्ट वाला है ताइशीन स्टैंडर्ड। इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि एक मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग के पिलर्स की, दीवारों की, बीम्स की, ताकि जब कभी अर्थक्वेक आए और उससे
शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रजिस्ट कर पाए उस चीज को। दूसरा है शिशिन स्टैंडर्ड, जो ऊंची बिल्डिंग्स के लिए रिकमेंड किया जाता है, जहां पर इन्हें कहा जाता है कि डैम्पर्स लगाओ जिससे कि अर्थक्वेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी हुई है उसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर्स के मैट्स लगाओ। ये रबर के मैट अक्सर अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट इनका ये तीसरा स्टैंडर्ड है और ये सबसे एडवांस्ड स्टैंडर्ड है, मैंशिन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि एक बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हिले ग्राउंड के कंपैरिजन में। मतलब ग्राउंड हिल रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। टोक्यो शहर में मौजूद ये टावर स्काई ट्री नाम से, इसमें भी सेम स्टैंडर्ड यूज किया गया। ये पूरे शहर की वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है। जब 2011 में 9.0 मैग्नीट्यूड का टोहोकू अर्थक्वेक आया था, इतना ज्यादा भयानक अर्थक्वेक, लेकिन इस बिल्डिंग को एक खरोच तक नहीं आई थी। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने बहुत से तरीके अपनाए हैं। हालांकि वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने अर्थक्वेक वाले रहे। इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं, ढेर सारे प्लांटों की प्लांटेशन करना सुनामी की ताकत को रोकने के लिए। कुछ इस तरह की दिखने वाली कोस्टल डाइक्स बनाई हैं। ये बड़ी लंबी लंबी पत्थरों से बनी हुई डाइक्स काफी महंगी होती हैं, लेकिन सुनामी का इम्पैक्ट कंट्रोल करने में काफी हद तक फायदेमंद रहती है। इसके अलावा सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स बनाए गए हैं, जिन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत खतरा है सुनामी आने का। इवैक्यूएशन का ज्यादा टाइम नहीं है तो लोग इस टावर पर चले जाएं। मतलब एक हाई पॉइंट पर पहुंचकर इस सुनामी से बचे रहेंगे। इन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम को भी इम्प्रूव किया है। इवैक्यूएशन ड्रिल करी जाती है कि सुनामी के केस में क्या करना है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करना है। और इन्होंने समुद्र के पास दीवारें भी बनाई है जिन्हें सी वॉल्स कहते हैं। जापान की 22,000 माइल्स लंबी कोस्ट लाइन है, जिनका 40% हिस्सा सिर्फ इन कंक्रीट सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें हमेशा काम नहीं करती। जैसे कि 2011 में हमें देखने को मिला, ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आई थी, ये जापान के इतिहास का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था। और इसी सुनामी की वजह से ही फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी हमें देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हुई जो पूरे पैसिफिक ओशियन में फैल गई। 2011 का ये अर्थक्वेक और सुनामी जापान की हिस्ट्री में काफी खतरनाक रहा था। इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए और इसके बाद इनकी सरकार अपने स्टैंडर्ड को और भी स्ट्रिक्ट बना देती है। और इसी वजह से इस साल होने वाला डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।